हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो विच इज़ कॉल्ड वाइट ब्लड सेल। हमने लास्ट क्लास में ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। ब्लड के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हमने सबसे पहले हम सेल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले आरबीसी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब हम यहाँ पर बिल्कुल आरबीसी की तरह ही पढ़ेंगे, क्या इसकी शेप, क्या इसके स्ट्रक्चर, क्या इसका फंक्शन, क्या इसका लाइफ स्पैन, पूरा नियरली इसके ज़्यादा होने से और इसके कम होने से क्या बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी शेप पे। जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, एक इर्रेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, कोई शेप नहीं होती। बिल्कुल सेम जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इसकी भी कोई शेप नहीं होती, इर्रेगुलर शेप होते हैं, इसलिए इसे अमीबॉइड शेप या अमीबा शेप भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी शेप का, क्योंकि शेप से ही इसका फंक्शन जो है वो डिसाइड हो जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछे तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कि आरबीसी वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डब्ल्यूबीसी वो सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी वो होते हैं जिनके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और डब्ल्यूबीसी वो है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं, जैसे आरबीसी थे उसके कोई फर्दर टाइप्स नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी मेनली 5 टाइप के होते हैं और सबकी परसेंटेज वेरी करती है। 5 टाइप्स के हैं, पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इजिनोफिल्स, तीसरा बेजोफिल्स, 4th लिम्फोसाइट्स और 5 मोनोसाइट्स। इन सब की परसेंटेज अलग अलग है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो बॉडी में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, कह सकते हैं जिस टाइप के डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा बॉडी में है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। नियरली 62% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। हर टाइप के डब्ल्यूबीसी का अलग अलग फंक्शन है, तो कलेक्टिवली हम अगर सबके फंक्शन समझ लेंगे तो हमें डब्ल्यूबीसी के फंक्शन आराम से समझ आ जाएंगे। फिर आते हैं सेकंड टाइप पर, जिसे बोलते हैं इजोनोफिल्स। इजोनोफिल्स कितने परसेंट में होते हैं, 2 to 3% होते हैं बॉडी में। बेसोफिल्स 0 से 4% में वेरी करते हैं। लिम्फोसाइट्स 30% होते हैं, यानी अगर फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो न्यूट्रोफिल्स है, तो सेकंड नंबर पे है लिम्फोसाइट्स, और लास्ट मोनोसाइट है जो 5 to 3% होते हैं। तो आपको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए और मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है, न्यूट्रोफिल्स, और जो मिनिमम है तो आप इसको या तो बेसोफिल्स बोल दो, क्योंकि ये 0 से 4% है, मतलब 1% हो तो भी चलेगा। और इजोनोफिल्स क्या है, 2 to 3% है। मैक्सिमम ज़्यादातर पेपर में मैक्सिमम वाला पूछा जाता है, मिनिमम नहीं पूछा जाता। अब हमने ये तो समझ लिया 5 टाइप के होते हैं। हर टाइप में अलग अलग शेप्स हैं, किसी में साइटोप्लाज्म होता है, किसी में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो अलग अलग इसका अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, जो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इसका फंक्शन समझने हैं। एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी होते क्या हैं, इन्हें ना बिल्कुल सोल्जर की तरह कंसीडर किया जाता है, इसलिए कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी। यानी जैसे सोल्जर प्रोटेक्ट करते हैं हमें, सिमिलरली इनका काम क्या होता है, आपकी बॉडी को हर तरीके की इन्फेक्शन या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने का। अब ये कैसे करते हैं, जैसे ये एक अमीबा है, तो इसको अगर जैसे न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा इनगल्फ बैक्टीरिया। इसका मतलब है अगर इन्हें कहीं भी कोई भी जर्म दिखता है तो अपनी शेप को वैसा ही स्क्वीज आउट करके उसे इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ मतलब टेक इन करना, ऐसे हम माउथ में खाना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये इनगल्फ कर लेते हैं उस बैक्टीरिया को। इनकी शेप इरेगुलर इसलिए होती है क्योंकि ये जो कैपिलरीज के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पर एक अमीबा शेप वाइट ब्लड सेल है और इसी कैपिलरी के बाहर यहाँ पे कोई जर्म दिखा, तो ये बहुत आराम से इस कैपिलरी में से बाहर निकल के अंदर चले जाएंगे और उसको इनगल्फ करके फिर से दोबारा कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाएंगे। इस प्रोसेस को डायपेडिसिस कहते हैं। डायपेडिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कैपिलरी से बाहर निकलेंगे, ड्यू टू अमीबॉइड शेप या इरेगुलर शेप बहुत आराम से ये बाहर निकल आते हैं कैपिलरी से। जहाँ भी इन्हें बैक्टीरिया कोई जर्म दिखता है उसे इनटेक करके दोबारा से अंदर चले जाते हैं। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को डायपेडिसिस कहा जाता है। लेकिन उस खाने को खाना, जैसे कि पहले अमीबा ऐसे था तो इसको यहाँ से कोई खाना दिखा तो इस खाने को इनटेक करना, पूरा लेना, जिस प्रोसेस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, खाना लिया, इसे फिंगर बनाई और पूरे को बंद कर लिया, इस पूरे प्रोजेक्शन को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस यानी ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसकी हेल्प से या वो ऐसी शेप बनाता है डब्ल्यूबीसी और उस खाने को इटेक कर लेता है। इसमें हेल्प करते हैं न्यूट्रोफिल्स।
यानी हमारी बॉडी में हर 1 घंटे में 125 मिलियंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स पूरे दिन में बन रहे हैं और हर दिन में डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। इसका कोई लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक दिन में बनना खत्म। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। फिर आते हैं इज़ोनोफिल्स। इज़ोनोफिल्स का काम क्या होता है, ये सीक्रेट करते हैं एंटीटॉक्सिन। ये क्या होता है, टॉक्सिन मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर है या ऑलरेडी किसी जर्म के थ्रू चला गया है तो उसको किल करने के लिए ये एक ऐसा केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है, यानी बॉडी में जो टॉक्सिन लेवल है वो फिनिश। एंटी मतलब अगेंस्ट द टॉक्सिन, ये ऐसा सीक्रेट करते हैं केमिकल जिससे आपकी बॉडी का जो भी टॉक्सिसिटी है वो लेवल डिस्ट्रॉय हो जाए। किसकी हेल्प से, इज़ोनोफिल्स। अब आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स काम करते हैं इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपको किसी मच्छर ने काटा तो आप जब उसे रब करते हो पहले तो वो थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, फिर जब आप उसे रब करते हो तो धीरे धीरे वो सही होने लगता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रब कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो बेसोफिल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल को बोलते हैं हिस्टामाइन। ये केमिकल होता है जो बॉडी में सीक्रेट होता है, उस केमिकल की वजह से जो आपके WBC होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब जैसे स्लीपिंग स्टेट में है तो वो एक्टिव स्टेट में आते हैं और फिर वहाँ पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो उसने जो भी जर्म, यानी अगर किसी मच्छर ने काटा तो उसने कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में डाला होगा तो वो उस केमिकल को क्या करेंगे, उस हिस्टामाइन की हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी उसमें काम करते हैं बेसोफिल। तो इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। मतलब रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, इचिंग होना, इन सब पे भी आपकी बॉडी जो रिकवर करती है वो किसकी हेल्प से करती है, वाइट ब्लड सेल, जो कि किस टाइप के होते हैं, बेसोफिल्स। अब आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं। आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एंटीबॉडी मतलब है जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई जर्म एंटर हुआ तो आपकी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है कि मतलब फ्यूचर में ये जर्म अगर मेरी बॉडी में आएगा तो मुझे इससे लड़ना है। पहले उसको थोड़ा अवेयर करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन होती है, बचपन में हमें वैक्सीनेशन दी जाती है, तो वैक्सीनेशन में होता क्या है, वो हमारी बॉडी में जो इंजेक्ट करते हैं वो एक्चुअल में एक बहुत छोटा सा जर्म होता है उसी बीमारी का। फॉर एग्जांपल अगर पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है तो वो पोलियो का एक डेड पर बहुत वीक जर्म आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट करने के लिए 1 या 2 दिन लेती है। आपकी बॉडी उसका पूरा जो एक उस जर्म का या फिर हम कह सकते हैं उस वायरस का पूरा एकदम पूरा ओवरव्यू ले लेती है कि कैसा है वायरस बॉडी में, अगर ऐसा वायरस दोबारा आए तो हमें यह कैसे इससे लड़ना है। 2 दिन में आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए पूरी कोशिश करती है। हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है किसी को, फिर वो बॉडी एक अपने अंदर ही एक ऐसा शील्ड बना लेती है जिससे फ्यूचर में कभी वो जर्म एंटर होगा ना तो उससे आराम से लड़ लेगी। इसे कहते हैं एंटीबॉडी बनाना। तो जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आपकी बॉडी में वैक्सीन डाली जाए तो वैक्सीन से क्या, कोरोना का बहुत छोटा जर्म था, किसी को फीवर आ रहा था किसी को नहीं आ रहा था, तो वो फीवर जो था वो लड़ रही थी बॉडी उससे। अगली बार अगर वो वायरस एंटर हो तो वो उससे अच्छे से लड़, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितनी अच्छे से एंटीबॉडी बनाई है कि नहीं बनाई है। तो इस एंटीबॉडी को बनाने में काम कौन से करते हैं, WBC, और WBC में स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। इसका मतलब आप कह सकते हो आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो किसकी वजह से है, लिम्फोसाइट्स की वजह से है, या फिर कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। अब आते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट का काम क्या होता है, जो जर्म इनगल्फ कर लिया था यानी ले लिया था, किसने, न्यूट्रोफिल्स ने इनगल्फ किया बाय द प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। जब वो चला गया बॉडी में तो अब उसको खा के खत्म करना है, तो उसे खत्म करने में काम कौन करेंगे, आपके मोनोसाइट्स। यानी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स नियरली सेम काम करते हैं। ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसलिए वो ज़्यादा इस पे वर्क करते हैं, मोनोसाइट्स की क्वांटिटी कम है, पर वो भी जर्म्स पे स्पेसिफिकली सबके अलग अलग जर्म्स हैं जो अलग अलग फॉरेन सब्सटेंसेस को अटैक करते हैं। तो अगर हम कंप्लीटली WBC को समझे तो WBC 3 तरीके के मेन फंक्शन करता है। पहले फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ेगा, उन्हें किल करेगा। दूसरा एंटीबॉडीज बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। और थर्ड चीज होती है जो भी टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करेगा बाय फॉर्मिंग एंटीटॉक्सिन। इन सब में ये 5 टाइप के जो WBC हैं वो वर्क करते हैं, जिसकी परसेंटेज में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं, जैसे हमने RBC में पढ़ा कि ज़्यादा होने से भी दिक्कत है और कम होने से भी
सेम WBC के एक्सेस होने से भी एक बीमारी होती है ल्यूकेमिया, ये भी ब्लड कैंसर है, बहुत फेटल डिजीज़ है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया, यानी ना WBC बॉडी में कम होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और ना ही ज़्यादा होने चाहिए। लाइफ स्पैन, जैसे उसका लाइफ स्पैन 120 डेज था RBC का, WBC का जो लाइफ स्पैन है वो है अबाउट 2 वीक्स, मतलब सारों का नहीं लेकिन कम्प्लीटली अगर हम एनालाइज करें तो अबाउट 2 वीक्स इसका पूरा लाइफ स्पैन होता है। RBC कहाँ बनते थे? बोन मैरो में बनते थे। तो ये भी जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो में। और इसका भी सेम एंडिंग जो होती है, कुछ लिवर में भी बन जाते हैं, और जो ये एंड होते हैं यानी डिस्ट्रॉय होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। एक और चीज़ होती है, अगर कभी आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ख़त्म हो गए पर वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं हुए, मतलब जैसे बॉडी में कोई सेल है जो डैमेज हो गया लेकिन वो बॉडी के अंदर ही है, तो अगर हमारी बॉडी में मान लो एक सेक्शन में बहुत सारे RBC हैं जो कि डेड हो गए हैं या पर ये बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो पा रहे, तो इसे बोला जाता है पस। वो वाइट कलर का जो पस होता है बॉडी में फॉर्म हो जाता है, जो एक लिक्विड निकलता है, वो सारे आपकी बॉडी के डेड WBC होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? बॉडी में पस। तो ये कंप्लीट हमने WBC के बारे में पढ़ा। अगर आपने RBC का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि वो RBC का और WBC का डिफरेंस पूछते हैं, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप, तो ये सब जो है ये डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं फंक्शंस के, तो आप इसको डीपली देखिए। ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब अब हमारे ब्लड कंपोनेंट के सबसे लास्ट टाइप के सेल्स बचे हैं जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसको हम एक्चुअली में बोलते क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। मतलब हमने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटलेट्स। वही सेम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रक्चर, यानी प्लेटलेट्स देखने में कैसी होती हैं? ओवल शेप हो सकती है, राउंडेड शेप हो सकती हैं, यानी ये भी मेनली सर्कुलर शेप में ही प्रेजेंट होती हैं। ये एक्चुअल में डिराइव कहाँ से होती हैं, फॉर्म कहाँ से होती हैं? जैसे RBC और WBC दोनों बोन मैरो में बनते हैं, सेम ऐसे ही प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी बोन मैरो में ही फॉर्म होती है, रेड बोन मैरो में। और जिस टाइप के स्पेशल टाइप के सेल्स जिससे ये डिराइव होती हैं उन सेल्स को बोलते हैं हम मेगा कैरियोसाइट्स, यानी ये एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं जहाँ से प्लेटलेट्स फॉर्म होती हैं। तो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लेटलेट्स का डिराइव होने वाले सेल्स का नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स। अब इसकी लाइफ स्पैन बात करते हैं। ये जनरली क्या है? 3 to 5 डेज तक सर्वाइव होती हैं, फिर 3 to 5 डेज में ख़त्म होकर फिर दूसरी बनने लगती है। मिलियन बिलियंस में बनती ही रहती है बॉडी में प्लेटलेट्स। फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग, मतलब जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई कट लग गया तो आपकी बॉडी से उस कट पार्ट से, इंजर्ड पार्ट से ब्लड निकल रहा है, अगर वो ब्लड नहीं रुका, स्टॉप नहीं हुआ, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो होता रहेगा, जिससे आपकी बॉडी जो है वो वीक और मे बी ऐसा भी हो सकता है कॉजिंग डेथ हो जाए। तो सेम चीज़ है कि जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग का मतलब होता है उस ब्लड को रोकना, थोड़े टाइम बाद ही सही वहाँ पे वो ब्लड जहाँ से कट लगा था वो रुक जाए, इसे कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और इसमें काम करते हैं ब्लड के कौन से सेल्स, जिसे आप बोलते हो प्लेटलेट्स, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? कोगुलेशन। अब ये होता कैसे हम इसे समझते हैं डीपली, यानी इसकी स्टेप्स कैसे हैं, कैसे कोगुलेशन स्टार्ट होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप्स पे, यानी सबसे पहले क्या होगा? मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे, मान लीजिए मैं फिंगर की बात करूँ, मेरे इस फिंगर पे कट लगा, यानी वाउंड क्रिएट हुआ, एक इंजर्ड टिश्यू थे, यहाँ पे वो टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, वहीं पे एकदम से बॉडी के सेल्स जाएंगे जिससे आप बोलते हो प्लेटलेट्स, यानी इंजर्ड टिश्यू सेल्स होंगे जहाँ पे आपके कट लगा है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जाएंगी, दोनों मिल जाएंगे कलेक्टिवली, दोनों मिलके कलेक्टिवली क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे एक एंजाइम। एंजाइम मतलब एक केमिकल है यहाँ पर, उसको आप प्रोटीन भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में भी केमिकल से ही बनते हैं सारे, यानी वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको आप एंजाइम बोल रही हूँ मैं, वो एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेस। ये अकेले नहीं कर सकते, जहाँ पे डेड टिश्यूज हैं वहाँ, यानी जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे प्लेटलेट्स जाएंगी, दोनों मिलके केमिकल रिलीज करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से होगी और उस केमिकल का नाम है थ्रोम्बोकाइनेस, यानी वो एक एंजाइम की तरह वहाँ वर्क करेगा, आगे जाके हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं, इस केमिकल को फैक्टर एक्स भी कहते हैं और इसे स्टॉर्ट फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर एक्स नाम से भी होता है और स्टॉर्ट फैक्टर से भी होता है। अब जैसे वही केमिकल रिलीज हुआ, इस केमिकल का क्या काम था, यानी इस एंजाइम का क्या काम था? हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव स्टेट में होता है, मतलब वो अभी कोई काम नहीं कर रहा होता लेकिन वो आगे चल के कन्वर्ट हो सकता है, उस प्रोटीन को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव जब होगा जब ये केमिकल यानी ये एंजाइम इसके पास जाएगा,
तो ये केमिकल क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, मतलब उस इनएक्टिव प्रोटीन को जो बॉडी में है उसे एक एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट। ये सब एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे, यानी कुछ ना कुछ एक बायोलॉजिकल वर्क करेंगे, यानी दूसरे को एक तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में क्या करेगा, कन्वर्ट। पर इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प किसने करी, इस एंजाइम ने, जिसको आपने बोला थ्रोम्बोकाइनेस। बट ये अकेले काम नहीं करता, इसको भी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कैल्शियम आयन। यानी अगर आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम आयन है तो जो थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम है, ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। यानी इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एक्टिव प्रोटीन क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पढ़ाया था मैंने, फिब्रिनोजन। वही प्रोटीन जो कि सॉल्युबल होता है प्लाज्मा के अंदर, उसके वाटर डेंस मैट्रिक्स में। तो वो जो फिब्रिनोजन है ये क्या करता है, इसके पास आएगा, इस पे काम करेगा, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन बिल्कुल एक मैश टाइप चीज होती है, जैसे कि आप इसे कह सकते हो एकदम छन्नी टाइप, इतना डार्क थ्रेड लाइक नेटवर्क बना लेता है, पूरा पूरा प्रॉपर ही कैसा है, थ्रेड लाइक नेटवर्क, जैसे एकदम छन्नी होती है, बिल्कुल ऐसे। अब ये जो थ्रेड लाइक नेटवर्क बन गया पूरा मैश, अब इस मैश में क्या होता है, ये मैश धीरे धीरे करके स्क्वीज आउट होता है। जैसे एक बैलून है, आप उसे स्क्वीज आउट करो तो हवा बाहर निकल आएगी, सेम इसको जब आप स्क्वीज आउट करोगे तो नीचे से धीरे धीरे करके जो सॉल्युबल जो भी प्लाज्मा या लिक्विड चीज होगी वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। यानी अगर ये छन्नी है तो इसके अंदर से नीचे से एक लिक्विड आने लगेगा, वो जो जितना भी लिक्विड होगा जो स्क्वीज आउट हो जाएगा उसे हम बोलते हैं सीरम। इसका मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में से जो स्क्वीज आउट हो जाता है लिक्विड, किसमें से होता है, ये प्लाज्मा ही है, ये पूरा उसी में से स्क्वीज आउट रेस्ट ऑफ दी प्लाज्मा, इसको तो सीरम कह देते हैं। ये दोबारा बॉडी में चला जाता है, जो ऊपर सॉलिड मास बचता है, जैसे आप फिल्टर करते हो जो टी लीव्स होती हैं वो सारी ऊपर आ गई छन्नी के, तो सेम जो सॉलिड मास बचेगा उसे क्लॉट कहते हैं। उसी क्लॉट की वजह से जो ब्लड नीचे बह रहा था या जो फ्लो कर रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉट के लिए वो मास बनना बहुत जरूरी है, और उस मास के लिए ये फिब्रिन बनना बहुत जरूरी था। और ये फिब्रिन के लिए हमें हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है फिब्रिनोजन, उसका फिब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, थ्रोम्बोकाइनेस से। क्योंकि जब तक वो प्रोथ्रोम्बिन को ये कमांड नहीं देगा कि वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो, तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, और जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे ये फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिब्रिन क्या है, एक थ्रेड लाइक मैश है, बिल्कुल एक छन्नी जैसा है। जैसे ही वो स्क्वीज आउट होता है उसमें से क्या निकलता है, सीरम, और जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर सॉलिड मास होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लॉट। इस तरीके से पूरी क्लॉटिंग होती है, और किसकी हेल्प से होती है, प्लेटलेट्स यानी ब्लड के सेल्स, यानी लास्ट सेल है ये ब्लड का, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। यानी हमने ब्लड के कंपोनेंट बहुत डीपली पढ़ ली हैं। यानी हमारी लास्ट 2 क्लासेस जिसमें हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, अब हम प्लेटलेट्स पढ़ के इसे फिनिश कर चुके हैं। Thank you so much.